जनता पोल, सबसे सटीक राजनीतिक विश्लेषण, हर राज्य पर पैनी नजर। नमस्कार, जनता पोल पर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं राजनीति में मुद्दा मध्य प्रदेश का। और आज हम बात करेंगे कि सिंधिया के कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाने के बाद 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस का मात्र 9 सीटों पर सिमटना, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का अब सिर्फ छिंदवाड़ा और महाकौशल में सक्रिय रहना और दिग्विजय सिंह समेत प्रदेश के अन्य बड़े कांग्रेस नेताओं का जमीन से गायब रहकर सिर्फ ट्विटर पर सक्रिय मात्र होना, किसान कर्ज माफी वाले मुद्दे का उपचुनावों के वक्त धराशायी हो जाना। प्रश्न ये खड़ा होता है कि आखिर 2023 में कांग्रेस के पास प्रदेश में चेहरा और मुद्दा क्या होगा। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में जाने के बाद प्रदेश में कांग्रेस के अंदर जो एक नई पीढ़ी के प्रभावशाली राजनेता की जगह खाली हुई है, क्या कांग्रेस उसे भर पाएगी? इसी कड़क मुद्दे पर पेश है जनता पोल का राजनीतिक विश्लेषण। अवश्य देखिए। मध्य प्रदेश की राजनीति में सिंधिया परिवार की कांग्रेस से तीसरी बार बगावत और 15 वर्षों बाद प्रदेश में बनी कांग्रेस की कमलनाथ सरकार का सत्ता से जाना, ये एक इतना बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। सिंधिया के कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाने के बाद धीरे धीरे कांग्रेस के और भी कई विधायक भाजपा में शामिल हुए, जिससे उपचुनाव वाली सीटों की संख्या 29 हो गई, जिसमें से 28 पर उपचुनाव हुए और सत्ता में वापसी का लगातार दावा करने वाली कांग्रेस के हाथ सिर्फ 9 सीटें लगी। अंदरूनी तौर पर ये सब जानते हैं कि सिंधिया की कांग्रेस से नाराजगी लगभग 1 वर्ष से चली आ रही थी, जिसे और हवा मिली राज्यसभा के चुनाव और प्रदेश अध्यक्ष पद वाले झगड़े से। अब जब कांग्रेस के हाथ से सत्ता और उपचुनाव दोनों चले गए, उसके बाद भी अभी तक प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का पद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पास ही है। हालांकि माना जा रहा है कि इसमें से कोई एक पद या फिर ये दोनों ही पद कमलनाथ त्याग देंगे, लेकिन इसे लेकर फिलहाल स्थिति साफ नहीं है। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को क्या कांग्रेस आला कमान मध्य प्रदेश में कोई बड़ी चुनावी जिम्मेदारी देता है या नहीं, ये प्रश्न भी फिलहाल बना हुआ है। व्यंग्यात्मक रूप से भाजपा कांग्रेस पर हमलावर होते वक्त ये जरूर कहती है कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस में जीत गए और प्रदेश में हार गए। कई प्रदेश स्तर के पत्रकार गण ये मानते हैं कि सिंधिया के कांग्रेस में आने और कांग्रेस से जाने दोनों ही बड़े घटनाक्रमों में दिग्विजय सिंह की प्रमुख भूमिका रही। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह, जिन्हें कांग्रेस का चाणक्य कहा जाता था, उनके राजनीतिक चेले दिग्विजय सिंह के लिए ये भी कहा जाता था कि ये राजनीतिक शतरंज के बेहद मंजे हुए खिलाड़ी हैं। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 10 वर्षों तक प्रदेश की राजनीति से दूर रहने की घोषणा करने वाले दिग्गी राजा के बिना उन 10 वर्षों में कांग्रेस प्रदेश में वापसी भी नहीं कर पाई। लेकिन राजनीति का यह खिलाड़ी भाजपा से तब हार गया जब सिंधिया ने पार्टी छोड़ी और 20 से ज्यादा विधायक उनके साथ भाजपा में चले गए। ये कांग्रेस और कमलनाथ से भी ज्यादा दिग्विजय सिंह के लिए प्रतिष्ठा का बड़ा प्रश्न बन चुका था। इस बात का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि जब सिंधिया समर्थक विधायक बेंगलुरु में डेरा डाले हुए थे, तब उनसे मिलने गए दिग्विजय सिंह ने उनके आगे हाथ जोड़कर कांग्रेस आला कमान से बात करने का आग्रह तक किया, मगर उन विधायकों ने उसे सिरे से नकार दिया। ये बात भी सभी जानते हैं कि उस वक्त के मुख्यमंत्री कमलनाथ कहीं न कहीं दिग्विजय सिंह द्वारा दिए गए आश्वासनों पर विश्वास करते दिखाई दे रहे थे, जो बाद में कमलनाथ की सरकार के लिए एक आत्महत्या साबित हुआ। हालांकि उपचुनाव के वक्त कांग्रेस लगातार यह दावा कर रही थी कि इन 28 की 28 सीटों पर उसे जीत मिलेगी और फिर से कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन इन 28 में से कांग्रेस सिर्फ 9 सीटें ही जीत सकी। बड़ी बात यह भी रही कि इनमें से ग्वालियर चंबल संभाग की 16 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को 7 सीटों पर जीत मिली, तो वहीं भांडेर से कांग्रेस के फूल सिंह बरैया मात्र 150 मतों के मामूली अंतर से हार गए। डबरा से इमरती देवी, दिमनी से गिरिराज डंडोतिया और सुमावली से ऐदल सिंह कंसाना जैसे दिग्गज मंत्रियों की हार हुई। साथ ही ग्वालियर की 3 में से 2 सीटें, मुरैना की 5 में से 3 सीटें और शिवपुरी जिले की 3 में से 1 सीट पर कांग्रेस की जीत हुई। मगर अन्य सीटों की बात करें तो ब्यावरा और आगर के अलावा बाकी सभी सीटों पर कांग्रेस बड़े अंतर से हार गई। इन परिणामों से एक और बात साफ हुई कि ग्वालियर में 3 में से 2 सीटों पर कांग्रेस के जीतने से अशोक सिंह का कद ग्वालियर चंबल इलाके में कांग्रेस में बढ़ा है, तो वहीं मुरैना की 5 में से 3 सीटें कांग्रेस के जीतने से रामनिवास रावत का भी इस इलाके में राजनीतिक कद बढ़ने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी ओर वो सीटें जहां कांग्रेस हारी, उनमें कई सीटें ऐसी हैं जहां जो कांग्रेस के विधायक भाजपा में शामिल होकर भाजपा की ओर से चुनाव लड़े, यही लोग इन इलाकों में 1985 के बाद से कांग्रेस का बड़ा चेहरा हुआ करते थे। और अब इन लोगों के इतने भारी अंतर से जीतने से ये बात भी साफ हो गई कि इन इलाकों में कांग्रेस के पास संगठन से लेकर चेहरे तक कोई विकल्प मौजूद नहीं है, जिसका सीधा नुकसान 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को होने वाला है।
क्योंकि ये वो सीटें थीं जहां इन चेहरों की बदौलत कांग्रेस अपनी जीत हर बार पक्की मानकर चलती आ रही थी। मगर सीटवार विश्लेषण और प्रत्याशियों की बात करने से पहले 2023 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बात होगी कांग्रेस के चेहरे और मुद्दों की। चाहे कांग्रेस अब ज्योतिरादित्य सिंधिया पर लाख तंज कसे, मगर उन जैसा जनप्रिय और प्रभावशाली राजनेता जो सारे प्रदेश की जनता के सामने शिवराज सिंह चौहान के विकल्प के रूप में मौजूद था, वो जगह फिलहाल कांग्रेस में खाली है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भले हमेशा से ही छिंदवाड़ा मॉडल के सहारे एक विकास पुरुष के रूप में जाना जाता हो, लेकिन अगर वे 5 वर्ष तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते, तब वे पूरे प्रदेश में कांग्रेस के एक स्थापित राजनेता या फिर ये कहें कि जनता के राजनेता बन पाते। मगर इतने कम समय में सरकार गिरने और सिंधिया के भाजपा में जाने से कांग्रेस के पास उस तरह के चेहरे का भी संकट आ ही गया है, क्योंकि कमलनाथ अब बुजुर्ग हैं। कमलनाथ हमेशा से ही प्रदेश से ज्यादा राष्ट्रीय राजनीति में व्यस्त रहे और दूसरी ओर दिग्विजय सिंह को भाजपा द्वारा मिस्टर बंटा ढार के रूप में इस तरह प्रचारित किया गया कि वे अब पर्दे के पीछे से ही राजनीति करते हैं। यहाँ तक कि 2018 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के कई बड़े पोस्टरों में मुख्य रूप से कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया ही दिखाई दिए थे। तो ऐसे में कांग्रेस में प्रदेश स्तर पर सिंधिया की जगह कौन लेगा, ये प्रश्न फिलहाल बना हुआ है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस भले जीती हो, मगर उसके बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह और स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जैसे दिग्गजों के प्रभाव क्षेत्र विंध्य और बघेलखंड संभाग में कांग्रेस का एक तरह से सुपड़ा साफ हो गया था, जहां अर्जुन सिंह के सुपुत्र व उस वक्त नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के साथ ही श्रीनिवास तिवारी के सुपुत्र सुंदरलाल तिवारी भी विधानसभा का चुनाव हार गए थे। हालांकि सुंदरलाल तिवारी का तो बाद में निधन हो गया, मगर इस हार के बाद से ही अजय सिंह भी क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय दिखाई नहीं दिए और फिर लोकसभा का चुनाव भी हार ही गए। इसी तरह उपचुनाव में निमाड़ इलाके की 2 सीटें, मानदाता और नेपानगर में भी कांग्रेस की बेहद बड़ी हार हुई, जिसे सीधे सीधे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव की साख से जोड़कर देखा जा रहा है। और ये भी साफ हो रहा है कि 2018 में प्रदेश के किसान वर्ग ने जिस कर्ज माफी के मुद्दे पर कांग्रेस को वोट दिया था, वो मुद्दा हाल के उपचुनावों में पूर्ण रूप से धराशायी हो गया। अब 2023 के लिहाज से फिलहाल कांग्रेस मध्य प्रदेश की जमीन से एक तरह से गायब ही दिखाई दे रही है। युवा कांग्रेस चुनाव में दिग्विजय सिंह खेमे के प्रत्याशी के जीतने से दिग्विजय सिंह का पार्टी में प्रभाव भले बढ़ा हो, मगर आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश में जनता के बीच इनका प्रभाव क्या पड़ता है, ये मुख्य मुद्दा तो अब भी वही है। पंजाब से शुरू हुए किसान आंदोलन का असर अब हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी धीरे धीरे दिखने लगा है, मगर बड़ी बात यह है कि इस आंदोलन में देश का मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अब भी गायब दिखाई दे रहा है। इतिहास के पन्ने पलटकर देखें तो इंदिरा सरकार के समय जयप्रकाश नारायण आंदोलन था, जिसके सहारे विपक्ष ने उस सरकार को इतना जमकर घेरा था कि वो सरकार ही पलट गई थी। मगर आज विपक्ष इतने बड़े मौके को भी भुनाने में पूर्ण रूप से विफल दिखाई दे रहा है, जिससे यह आंदोलन सारे देश के किसानों के बजाय सिर्फ उत्तर भारतीय और पंजाब हरियाणा के किसानों का होकर रह गया है। अगर जेपी आंदोलन के समय भी विपक्ष आज ही की तरह सोया हुआ होता, तो इंदिरा गांधी की सरकार पलटती भी नहीं और वो आंदोलन सिर्फ यूपी बिहार तक ही सीमित रह जाता। विडंबना ये है कि ये बिल भाजपा की केंद्र सरकार लाई है, विरोध किसान केंद्र सरकार का कर रहा है और किसान सम्मेलन भी भाजपा ही कर रही है। कांग्रेस तो सिर्फ ट्विटर पर अपना विरोध हैशटैग लगाकर मात्र दर्ज कराने में व्यस्त है और कांग्रेस की यही निष्क्रिय स्थिति केंद्र से लेकर मध्य प्रदेश स्तर पर भी दिखाई दे रही है। ऐसे में ये प्रश्न भी खड़ा होता है कि क्या अब कांग्रेस अपने संगठन और चेहरों में बदलाव करेगी और क्या इस किसान बिल के सहारे दोबारा प्रदेश में जमीनी माहौल बनाकर कांग्रेस भाजपा को चुनौती दे पाएगी? इस प्रश्न का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, मगर जिस रास्ते फिलहाल प्रदेश कांग्रेस चल रही है, उसे देखकर कोई भी ये कह सकता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए 2023 की राह बेहद मुश्किल होने वाली है। और अगर ऐसे में ट्विटर और निजी दफ्तर छोड़कर कांग्रेस के नेता प्रदेश की जमीन पर नहीं उतरे, तो यहाँ भी कांग्रेस का हाल गुजरात की तरह हो जाएगा, यह कहना कोई बेहद बड़ी बात नहीं। जिस तरह गुजरात में नरहरी अमीन से लेकर शंकर सिंह वाघेला जैसे दिग्गजों के पार्टी छोड़ने के बाद 2017 के चुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद कांग्रेस 83 सीटें जीती और 99 सीटें जीतकर भाजपा ने सरकार बना ली। हो सकता है कि यही स्थिति मध्य प्रदेश में भी देखने को मिले, जहां अगर 4 बार के मुख्यमंत्रित्व काल के बाद शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कभी एंटी इनकम्बेंसी देखने को भी मिलती है, तब भी जमीन से कांग्रेस के गायब रहने और सिंधिया की जगह किसी वैसे ही नेता को तैयार न करने का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़े। यानी इतना तो साफ है कि ट्विटर के माध्यम से कोई भी प्रदेश की जनता का नेता नहीं बन सकता। और अगर समय रहते कांग्रेस ने बदलाव या सुधार नहीं किए, किसान आंदोलन जैसे इतने बड़े सियासी घटनाक्रम के बावजूद अगर कांग्रेस कुछ हासिल नहीं कर पाई, तो प्रदेश में कांग्रेस का भविष्य खतरे में होगा, यह तय है।
खैर, राजनीति, रणनीति, चुनावों और अन्य मुद्दों पर विश्लेषण लगातार होते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए जनता पोल। जय हिंद, जय भारत।